हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट को। आपको जानकारी होगी कि 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट में दो बुक हमें पढ़नी है। पहली मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तो इस सेशन से हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसी एक सेशन में इस पूरे चैप्टर को समझेंगे और अपना पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड हमें बातें करनी है, चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और 2 मिनट में ये समझ लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ये वाली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। एक छोटी सी बात है कि 2023-24 सेशन के लिए इस बुक से आपके ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तीसरा चैप्टर पहले की बुक में होगा जनसंख्या का संगठन, हमें ये नहीं पढ़ना है, इसे आप काट दीजिए। और 10वां चैप्टर मानव बस्ती, हमें ये नहीं पढ़ना है, इसे भी आप काट दीजिए। तो सब कट के बचेंगे आपके 8 चैप्टर। पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र और 8वां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो शुरू करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में मानव भूगोल की कुछ बेसिक बातें समझाई गई है। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, एकदम टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ये जो भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज द्वारा दिया गया। ये इरेटोस्थनीज जी है और ये यूनान के एक विद्वान थे जिनका जन्म 275 बीसी यानी कि ईसा से भी 275 वर्ष पहले हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि भूगोल शब्द किनके द्वारा दिया गया, इरेटोस्थनीज जी कहाँ के थे, यूनान के एक विद्वान थे जिसे हम ग्रीस कहते हैं और इनका जन्म 275 बीसी में हुआ था। ये तो थी शब्द की बात। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर हिंदी में इसका शब्द देखेंगे आसान भाषा में तो भूगोल यानी कि गोल पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ये जो भूगोल शब्द है इसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। और ये ज्योग्राफी शब्द कहां से आया है, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया से आया है। इसमें जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है वर्णन करना, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। जैसे हमने देखा कि भूगोल शब्द के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज जी। तो भूगोल विषय के जनक कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं हिकेटियस जी। वो भी यूनान से ही आते हैं, यूनान मतलब ग्रीस, लेकिन इनका जन्म 550 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से भी 550 वर्ष पहले हुआ था। इनको भूगोल का जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी का एक प्रोजेक्शन दिया था। प्रोजेक्शन मतलब कि पृथ्वी का एक रफ फोटो खींचा था कि हाँ ये आड़ी लाइन है, अक्षांश रेखा है, ये खड़ी लाइन है, देशांतर रेखा है। हालांकि अक्षांश देशांतर नहीं कहा जाता था, लेकिन उन्होंने एक पृथ्वी का रफ प्रोजेक्शन दिया था, इसीलिए इनको भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल है क्या, शाब्दिक अर्थ देखा कि गोल पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। लेकिन भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि इसमें व्यवहारिक नॉलेज आता है, डे टू डे व्यवहार का, कि हाँ मिट्टी यहां पर ऐसी है तो इसको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बारिश ऐसी हो रही है तो कौन सी फसल लगाई जानी चाहिए, ये व्यवहारिक नॉलेज है। अनुभविक, व्यवहारिक और अनुभविक सेम बात हो गई है। और समाकलनात्मक अध्ययन है। समाकलनात्मक मतलब बहुत सारी चीजों का इसमें अध्ययन किया गया है। इसमें फिजिक्स का भी बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, अर्थशास्त्र के बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, मतलब अलग अलग चीजों का ये समाकलन करता है। भूगोल पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है वो है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, कि हाँ पृथ्वी जो है वहां पर मानव कैसे रहेगा और मानव पे पृथ्वी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और बदले में पृथ्वी पर मानव का क्या इफेक्ट पड़ेगा। भूगोल द्वैतवाद पर आश्रित है, हर समय 2 चीजों की बात करती है। भूगोल को समझने के लिए हम हर बार 2-2 दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे कि भूगोल पढ़ने के लिए हम प्रादेशिक भूगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रमबद्ध भूगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भारत के बारे में आपको अध्ययन करना है तो आप प्रदेश के अनुसार करो, कि राजस्थान को समझ लिया, मध्य प्रदेश को समझ लिया, त्रिपुरा को समझ लिया, केरल को समझ लिया, ऐसे प्रदेश के स्तर पर, या फिर क्रमबद्ध रूप से मतलब समय के अनुसार, क्या
पुराने प्राचीन समय से शुरू करो, मध्यकालीन समय, फिर नया जमाना, इस तरह से आप कैसे भूगोल की चीजें इवॉल्व हुई है उस तरीके से पढ़ो। मानव भूगोल को पढ़ो या भौतिक भूगोल को पढ़ो। मानव भूगोल जो कि हमें 12th क्लास में पढ़ना है कि कैसे मानव और पृथ्वी के बीच में या मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित होता है, या फिर भौतिक भूगोल को जैसे कि 11th क्लास में आपने देखा होगा कि पहाड़ कैसे होते हैं, नदियां कैसे बहती है, जलवायु कैसे बनती है, इसका इफेक्ट क्या होता है, मृदा क्या होती है, ये सारी चीजें भौतिक भूगोल को। तो कहने का मतलब है कि भूगोल जो अध्ययन है वो द्वैतवाद पर आश्रित है। हर समय हम दो चीजों की बात करते हैं और इसका जो मेन मकसद है वो है मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, मानव की वजह से पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और पर्यावरण की वजह से मानव पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। अब भूगोल की यदि हम शाखाओं की बात करें तो मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक तो है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। 11th क्लास में जो आपने चीजें पढ़ी होगी दो बुक्स में, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। पहाड़, पठार, नदियां, मिट्टी, जलवायु, वन, ये सब भौतिक भूगोल के हिस्से हैं। तो इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भू आकृति है, जल है, मृदा, वनस्पति, जलवायु, ये सारी। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हम परिवहन के बारे में देखेंगे, व्यापार के बारे में देखेंगे, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, यानी कि पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध क्या है। पहाड़ तो है, लेकिन पहाड़ और मानव के बीच में किस तरह का संबंध है। पहाड़ पे खेती नहीं हो सकती है, परिवहन के साधन नहीं बन सकते। मैदान पर खेती अच्छे से होती है, परिवहन के साधन अच्छी तरीके से डेवलप होता है। ये सारी चीजें क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत आती है, जिसमें हम ग्रह, नगर, सड़कों का जाल, रेल मार्गों का जाल, कृषि, व्यापार, उद्योग, इन सारी चीजों को समझते हैं। तो 12th क्लास में मुख्य रूप से हमें दो बुक्स में मानव भूगोल का ही अध्ययन करना होता है। अब इस मानव भूगोल का उद्भव, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसकी शुरुआत माना जाता है कि 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच, ये 100 साल का समय 18वीं शताब्दी कहलाता है। 21वीं शताब्दी किसे कहा जाएगा, 2000 से लेकर 2100, इन 100 साल के बीच का समय 21वीं शताब्दी कहलाया जाएगा। तो 18वीं शताब्दी में इस मानव भूगोल का उद्भव, और मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता माना जाता है फ्रेडरिक रेडजेल जी को, जो कि जर्मनी से आते हैं और वो एक प्रख्यात भूगोलवेता, ये फ्रेडरिक रेडजेल जी है। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि मानव भूगोल पे आधारित है, जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। तो अभी तक हमने 3 भूगोलवेताओं या विद्वानों के नाम देखे हैं। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज जी ने दिया। भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, हिकेटियस जी माने जाते हैं। और मानव भूगोल या यूं कहे आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो फ्रेडरिक रेडजेल जी माने जाते हैं। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, हमें याद होने चाहिए, इसीलिए एक जगह पर हमने रख दिए हैं। अब इस मानव भूगोल का अध्ययन हम थोड़ा सा डीप में करते हैं और देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, किस तरह का ये मानव भूगोल। इसको समझने के लिए सबसे पहले इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग कहता है मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा भाग कहता है प्रकृति का मानवीकरण। ये मानव का प्रकृतिकरण क्या है, यानी कि मानव पूरी तरह से प्रकृति के अनुसार चलेगा। मानव प्रकृति का दास है, जैसे कि आदि मानव हुआ करता था। प्रकृति जैसे जैसे कहती जाती थी, मानव वैसे करता था। यानी कि उसको छुपने के लिए जगह नहीं थी, खाना वो मुश्किल से ढूंढ पाता था, बना पाता था। अगर बिजली चमक जाए तो वो डरता था, उसका आसरा था नहीं। तो ये मानव का प्रकृतिकरण है। इसका उल्टा है प्रकृति का मानवीकरण, जो कि आज का समाज है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना सक्षम हो गए हैं कि प्रकृति की बहुत सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि अब बिजली चमकती है तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हाँ घर के बाहर बिजली, क्योंकि हमारे घर इतने ज्यादा पैक हो चुके हैं। अच्छा, बाहर गर्मी है तो अंदर एसी लगा लो, तो हमें बाहर की गर्मी का अंदर आभास नहीं होता है। तो हमने एक तरीके से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए, जिसको बोला गया है प्रकृति का मानवीकरण। अब इस मानव के प्रकृतिकरण से एक विचारधारा पनपती है, जिसको बोला जाता है नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब प्रकृति निश्चित है, ये ही नियति है और मानव इसके अनुसार ही चलेगा। और दूसरा, ये जो प्रकृति का मानवीकरण है, इससे एक विचारधारा आती है कि संभववाद, यानी कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना संभव है। तो इसको फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। ये आदि मानव है, इसके पास अभी किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, आग का भी आविष्कार नहीं हुआ है, तो वो
चट्टानों को काट कर धीरे धीरे वो सीखता है चट्टानों को काटना, गुफाएं बनाता है और उसमें रहने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वो जानवरों से डरता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, वो हर चीज से डरता है। समय के साथ साथ जैसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते जाते हैं, समाज का निर्माण आता है, तो मानव आगे बढ़ता है। फिर वो गुफाएं नहीं बनाता है बल्कि झोपड़ियां बनाता है। वो यहां वहां खाने की तलाश में नहीं निकलता है बल्कि वो खेती करने लगता है, वो मिल के रहने लगता है। जानवरों का सामना करने के लिए वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगता है। फिर आग का भी आविष्कार हुआ तो खाना पकाने लगा, पहिए का आविष्कार हुआ तो वो आगे जाने लगा। इस तरह और धीरे धीरे आगे जाते जाते वो आज के समय में पहुंच जाता है, जहां पर टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हम प्रकृति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर गर्मी है तो अंदर एसी लगा लो, बाहर सर्दी है तो अंदर हीटर लगा लो। उसके पास प्रकृति से लड़ने के लिए हर प्रकार की सुविधा है। बाढ़ आ गई है तो पुल के माध्यम से गाड़ियां चलाओ और एक जगह से दूसरी जगह पर जाओ, रुकने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ हम अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, जैसे कि अपना आदि मानव चलता था। जब हम प्राचीन काल में थे तब हम इसी तरह से चलते थे। हम प्रकृति की सुनते थे, प्रकृति की प्रचंडता से डरते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। यहां पर प्रौद्योगिकी बहुत निम्न स्तर की थी, अभी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, और समाज के जो विकास की अवस्था थी उसे हम आदिम विकास कह सकते हैं। इतना ज्यादा विकास, इतना ज्यादा क्या, एकदम ही न के बराबर विकास हुआ था। तो यहां से जो विचारधारा निकलती है वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। जो पर्यावरण है वो ही निश्चित है, मानव इसका गुलाम है, प्रकृति ही श्रेष्ठ है। तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां थी उसके बीच में जो संबंध बना उसको बोला गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, होता मानव का प्रकृतिकरण, यह है प्रकृति का मानवीकरण। नाम से इसमें समझ में आ जाता है कि हां, प्रकृति पर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुख्य रूप से हो रहा है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैसे हमने सड़क बना लिया, जैसे हमने हवाई अड्डे बना लिए, हमने जहाजों को रुकने के लिए बंदरगाह बना लिए, पानी का नल शुरू करते ही हमारे पास पानी आ जाता है, रिमोट शुरू करते ही हम दूर की खबरें देख सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसको बोला जाता है प्रकृति का मानवीकरण। तो मानव की प्रकृति पर विजय, इसी को बोला गया है प्रकृति का मानवीकरण। या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रकृति पर अपने सुविधा अनुसार नियंत्रण करने लग गए हैं हम लोग। एसी के माध्यम से गर्मी से बच रहे हैं, हीटर के माध्यम से सर्दी से बच रहे हैं। तो हम प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उसी के द्वारा मानव नई नई संभावनाओं को जन्म देता है। हमें कोई भी चीज बनानी है तो हमें प्रकृति से ही लेनी होगी, और ये प्रकृति से जो हमें संसाधन मिले हम उसी का यूज करके प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जो मनुष्य, आज का जो मनुष्य है वो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने भौतिक पर्यावरण से संबंध स्थापित करता है, क्रिया करता है, वो ही आ जाता है प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का ज्ञान या फिर प्रकृति के नियमों की समझ के द्वारा ही हम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास जो होता है उसके लिए सबसे पहले हमें प्रकृति के नियमों को समझना होता है। जैसे कि यदि आप बहुत सारी बीमारियों पर विजय पाना चाहते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 के लिए भी टीके आए थे और टीकों के माध्यम से लोगों को बचाया जा सका है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे डीएनए काम करता है, आनुवांशिकी की क्या है, शरीर किस तरह से काम करता है, और शरीर और पर्यावरण के बीच में किस तरह का संबंध है। तो हम प्रकृति के नियमों को समझकर ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप तेज गति से चलने वाले यान का विकास करने चाहते हैं, वायुयान का विकास या किसी प्रकार की गाड़ी का विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वायु के गति के नियम समझने पड़ेंगे कि हाँ, हवा किस तरह से बहती है, उसकी गति कैसी होती है, और उसको हम कैसे काट सकते हैं और तेजी से चल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आपको प्रकृति के नियमों को ही समझना पड़ेगा, और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है वो मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण की जो बंदिशें हैं बहुत सारी, उस पर
धीरे धीरे मनुष्य विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और यहां से एक विचारधारा पनपती है, वो है संभववाद, कि हां, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप छोड़ सकते हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति पर नियंत्रण करना संभव है। तो धीरे धीरे प्रकृति का फिर मानवीकरण होता है। तो इस मानव भूगोल की विचारधाराएं, जो कि एक तो है नियतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा, जो कहां से आती है, मानव के प्रकृतिकरण से, और दूसरी विचारधारा है संभववादी विचारधारा, जो कहां से आती है, प्रकृति के मानवीकरण से। तो इसके प्रतिपादक कौन थे नियतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा के? फ्रेडरिक रेडजेल जी। ये विचारधारा क्या कहती है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है। प्रकृति जैसे जैसे चीज करवाएगी, मनुष्य उसके अकॉर्डिंग ही करेगा। अच्छा, इसके समर्थक कौन है इस विचारधारा के? भाई फ्रेडरिक रेडजेल जी तो इसके प्रतिपादक है। इसके समर्थक है एलन सी सैंपल जी, हम्बोल्ट जी, कार्ल रिटर जी। वहीं दूसरी विचारधारा जो कहां से आती है, प्रकृति के मानवीकरण से, इसके प्रतिपादक कौन है? पॉल विडाल डी ला ब्लास जी। यह विचारधारा क्या कहती है कि प्रकृति में संभावनाएं विद्यमान है और मानव इन्हीं संभावनाओं के माध्यम से प्रकृति पर नियंत्रण ला सकता है। इसके समर्थक कौन है इस विचारधारा के? प्रतिपादक तो है पॉल विडाल डी ला ब्लास जी और इसके समर्थक है फेब्रे जी, अल्बर्ट डिमांजिया और कार्ल सावर जी। ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, नियतिवादी विचारधारा और एक संभववादी विचारधारा, ये दोनों ही दो अलग अलग रास्तों की बात करती है, दोनों ही अलग अलग सिरों की बात करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग आता है जो कहता है कि हम प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। तो इस तीसरी विचारधारा जो कि इन दोनों के बीच की बात है, उसको बोला गया है नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, लाल क्या कहती है? रुक जाओ। हरी क्या कहती है? चल पड़ो। और पीली क्या कहती है? धीरे धीरे या चलने के लिए तैयार रहो। तो ये जो लाल है वो कहती है रुक जाओ, जो कि कहता है नियतिवाद, कि आप प्रकृति पर नियंत्रण नहीं पा सकते। ये जो ग्रीन है वो कह रहा है कि चलो, जिसे हम कहते हैं संभववाद। तो संभववाद मतलब प्रकृति पर नियंत्रण पाना आसान है, हम प्रकृति पर पूरी तरीके से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पीला वाला बीच वाला है वो ये कहता है रुको और जाओ निश्चयवाद, मतलब आप प्रकृति पर पूरी तरह से कंट्रोल भी मत कीजिए और अपना काम भी करते रहिए। तो ये जो मध्यम मार्ग है उसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर जी। निश्चयवाद और संभववाद के बीच का ये मध्यम मार्ग है नव निश्चयवाद, जो कि कहता है कि न तो एकदम नितांत आवश्यकता की स्थिति है कि पर्यावरण निश्चयवादी है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है यानी कि संभववाद है। न तो आप ऐसे नहीं कि प्रकृति श्रेष्ठ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर कि हम पूरी तरीके से प्रकृति का दोहन करें। यह बीच का मार्ग बताता है जो कि आज की जरूरत भी है। तो प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रकृति के नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी, प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने लिए विकास की राह में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण की हानि किए बिना भी हम संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि खेती आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या को भोजन की जरूरत है, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है, तो खेती आवश्यक है। लेकिन खेती में आप रसायन ही डालते रहो, रासायनिक उर्वरक डालते रहो, कीटनाशक डालते रहो, तो आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी, जलवायु पर बुरा असर पड़ेगा और आपकी खेती कुछ समय बाद उसका उत्पादन गिर जाएगा। तो बीच वाला मार्ग क्या कहता है नव निश्चयवाद, कि आप जैविक खाद का इस्तेमाल करो, हर चीज जैविक यूज करो, खेती भी हो जाएगी आपकी और आप प्रकृति का भी ध्यान रख पाओगे। एक और एग्जांपल समझते हैं, भोजन। भाई भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, भोजन तो हमें करना ही करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, अपनी प्रकृति पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन भोजन आवश्यकता अनुसार करे वो ठीक है, बर्बादी ना करें। कि हाँ, भोजन हम पैदा कर रहे हैं अपने लिए, प्रकृति पर हम नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बर्बादी ना करें, अपनी आवश्यकता अनुसार ही भोजन ले। भोजन में एक और पॉइंट है कि हम बाहर के भोजन को जितना हो सके
न मंगवाए। भाई बाहर बहुत दूर से आप भोजन मंगवा रहे हो, एक तो आपके शरीर के लिए वो इतना अच्छा भी नहीं रहता है, और दूसरा उसके परिवहन में बहुत ज्यादा धुआं, पर्यावरण प्रदूषण होता है। आपके जो स्थानीय भोजन है उनका ही इस्तेमाल करें। तो कहने का मतलब है कि एक मध्यम मार्ग भी है, नवनिश्चयवाद भी है, जो कि प्रकृति के तालमेल के साथ प्रकृति पर नियंत्रण करना बताता है। तो ये थी 3 विचारधाराएं, 2 तो एक्सट्रीम एंड की और एक बीच वाली। अब देखते हैं मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं कि हाँ, मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में तो हम समझ ही चुके हैं कि मानव और प्रकृति के बीच में किस तरह से संबंध स्थापित होते हैं, प्रकृति का मानव पे क्या असर पड़ता है और मानव बदले में प्रकृति पर क्या इफेक्ट डालता है, वो मानव भूगोल है। लेकिन कुछ 3 प्रमुख विद्वानों की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देखते हैं मानव भूगोल की। सबसे पहले रेडजेल जी, वो क्या कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल किस चीज को कहते हैं? मानव समाज, यानी कि हम लोग और धरातल या पृथ्वी के बीच में जो संबंध बन रहा है उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है एलन सी सैंपल जी की, वो भी घुमा फिरा के यही बात कह रही है। वो कह रही है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वो कह रहे हैं कि मानव भूगोल क्या है? पृथ्वी और मानव। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है, बहुत सारे बदलाव इसमें होते ही जाते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एक बदलाव है। तो अस्थिर पृथ्वी है और सामने मानव भी क्रियाशील है। हम भी चुपचाप नहीं बैठे हैं, हम भी लगातार इस पृथ्वी पर इफेक्ट डालते जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, ये भी परिवर्तनशील संबंधी होंगे। इसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। कहीं ना कहीं सभी विद्वान मानव भूगोल को किस तरह से दर्शा रहे हैं? मानव और पर्यावरण या पृथ्वी के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं। तीसरी डेफिनेशन है, तीसरी परिभाषा है पॉल विडाल डिला ब्लास जी की। वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी भौतिक नियमों के अनुसार ही चलती है। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बारिश कैसे होती है। सूर्य के ताप के कारण पानी गर्म होता है, वाष्पोत्सर्जित होता है, बादल बनते हैं। बादल जब संघनित हो जाते हैं, हवा उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है, वहां बारिश हो जाती है। तो ये एक भौतिक नियम से पूरे पृथ्वी पर काम हो रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, उनके अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। यह भी कहीं ना कहीं मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों की बात ही दर्शा रहे हैं। अब इनके अलावा 3 नई विचारधारा और आई है मानव भूगोल से संबंधित, जो कि 1970 के दशक के बाद आई है। 1970 के बाद, यानी कि आज से करीब करीब 50-60 साल पहले की ये बातें हैं। इसमें सबसे पहली विचारधारा है कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों से। समाज का जिन जिन चीजों से कल्याण होता है उनका अध्ययन करना इस कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत आ जाता है। समाज का कल्याण किन किन चीजों से होता है? जैसे कि शिक्षा से, लोग शिक्षित होंगे तो उनका कल्याण होगा, अच्छे स्वस्थ होंगे, लंबा जिएंगे तो उनका कल्याण होगा, उनको अच्छा आवास मिलेगा, आवास की सुविधा हो जाएगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो ये पहली विचारधारा है जो कि मानव के कल्याण पे बात करती है। ये नई विचारधारा है। दूसरी है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये क्या कहती है? इसका संबंध है गरीबी के कारण, बंधन, सामाजिक असमानता, इनको समझने से कि लोगों में, समाज में गरीबी क्यों है, लोगों में असमानता क्यों है, इन सबको समझना ही इस विचारधारा के अंतर्गत आता है। और इसकी व्याख्या के लिए, इस विचारधारा की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं जो कि इसी तरह की बातें करते थे, उनकी विचारधारा इसी से संबंधित थी, तो उनके सिद्धांत का उपयोग किया गया है इस आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा की व्याख्या करने के लिए। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। नाम से ही हमें समझ में आता है कि हमें व्यवहार और अनुभव पर आधारित रहकर मानव भूगोल को देखना चाहिए। तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, प्रत्यक्ष मतलब हम सामने अनुभव करें चीजों को, तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों पर इसमें जोर दिया गया है। यह है अपनी व्यवहारवादी विचारधारा। तो ये थी मानव भूगोल से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग विचारधाराएं। अब देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या है।
यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है और उनका दूसरा विषय के साथ किस तरीके से तालमेल बैठता है। हम उन चीजों को दूसरे विषय में भी पढ़ते हैं और मानव भूगोल या भूगोल के अलग अलग उप क्षेत्रों में भी देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति बहुत ज्यादा अंतर विषयक है। हमने अभी एक एग्जाम्पल से समझा कि कैसे भूगोल में हम भौतिक विज्ञान के जो नियम है उनको अभी अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे भूगोल और मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र है वो अन्य विषयों के क्षेत्र के साथ भी तालमेल बैठाते, उनका ओवरलैप होता है, अंतरापृष्ठ होता है। ज्ञान के विस्तार के साथ साथ नए उप क्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेबल का सहारा लेते हैं, हम समझते हैं। जैसे कि मानव भूगोल का क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, मतलब मानव भूगोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले भूगोल के दो डिवीजन है, एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भी बहुत बड़ा डिवीजन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो भी आप आगे की क्लास में इनको डिटेल में देखोगे जब आप ग्रेजुएशन मास्टर करने जाओगे तो। अब इस मानव भूगोल के भी बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं, इनके क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के फिर उप क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के उप क्षेत्रों के उन दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कुछ अंतरापृष्ठ ओवरलैप होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मानव भूगोल का एक क्षेत्र है सामाजिक भूगोल। अब इस सामाजिक भूगोल में और सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि अवकाश का भूगोल। जब हम इस अवकाश का भूगोल नामक चीजों को पढ़ेंगे, हायर क्लास में आप पढ़ोगे, इस क्लास में नहीं पढ़ोगे, अवकाश का भूगोल हम समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि इस अवकाश का भूगोल से संबंधित बातें तो समाजशास्त्र नामक विषय में भी की गई, जो कि एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। यानी कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, उनका विस्तार इतना ज्यादा है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही एक उप क्षेत्र आता है ऐतिहासिक भूगोल। तो जब हम ऐतिहासिक भूगोल देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये चीजें तो इतिहास के साथ भी ओवरलैप करती है, ये हमें इतिहास में भी पढ़ने को मिलती है। तो बस इस टेबल में यही बताया गया है कि मानव भूगोल के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिर उन क्षेत्रों के उप क्षेत्र कौन से हैं और वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे विषयों के साथ किस तरह से ओवरलैप करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोल है। मानव भूगोल का एक क्षेत्र है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम देखेंगे कृषि भूगोल को, कृषि भूगोल को पढ़ते हैं। जब आप कृषि भूगोल को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये बातें तो कृषि विज्ञान नामक एक अलग विषय में भी की गई है। तो इस प्रकार मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसी चीजें आती है जो कि दूसरे सब्जेक्ट में भी हमें पढ़ने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल का विस्तार बहुत ज्यादा है और इस क्लास में हम इन्हीं मानव भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपना पहला चैप्टर यही कंप्लीट होता है, एकदम टू द पॉइंट बातें की है। इंपॉर्टेंट जो भी इस चैप्टर में बातें हैं वो सारी की है हमने। आपको करना क्या है, आज जो चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज करनी है। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।